गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन को समझा था। इसके बाद वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के जर्नल फॉर्मेट को समझते हुए किसी भी दी हुई लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, या फिर वेरिएबल्स की किन डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को एज अ सॉल्यूशन कंसीडर किया जा सकता है किसी भी दी हुई लीनियर इक्वेशन के लिए, इस बारे में बातचीत की थी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के सॉल्विंग मेथड्स के बारे में। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के सॉल्विंग मेथड की बात डिस्कस की जाती है तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं। उनमें से पहले मेथड को हम लोग ग्राफिकल मेथड के नाम से जानते हैं। पहला मेथड किस नाम से जाना जाता है? ग्राफिकल मेथड के नाम से। और दूसरे मेथड को हम लोग एल्जेब्रिक मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा मेथड एल्जेब्रिक मेथड के नाम से जाना जाता है। ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को अलग तरह से सॉल्व किया जाता है, और एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को एक अलग तरह से सॉल्व किया जाता है। जब भी हम एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें बेसिकली इन तीन डिफरेंट टाइप के मेथड्स को पढ़ना होता है, इन तीन डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज करना होता है। अगर इसमें से मैं पहले मेथड की बात करूं तो पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जाना जाता है। अगर दूसरे मेथड की बात की जाए तो दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। और अगर तीसरे मेथड की बात की जाए तो तीसरे मेथड को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। ये वो बेसिकली तीन मेथड हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज ग्राफिकल मेथड अलग है, एल्जेब्रिक मेथड अलग है। तो आज की क्लास में हम बेसिकली इन सभी डिफरेंट टाइप के मेथड्स को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन डिफरेंट टाइप के मेथड्स के थ्रू किसी भी दी हुई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं सबसे पहले मेथड के बारे में जिसे हम लोग ग्राफिकल मेथड कहते हैं। जब भी हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इन तीन डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जब हम इन तीन डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज प्रोवाइड हो जाएंगी, इट मींस सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे, और हम इजीली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आइए इसके एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है इस बात को समझते हैं। मेक टू टेबल्स फॉर बोथ द इक्वेशंस एंड राइट बोथ द वेरिएबल्स x एंड y। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में इन्वॉल्व होने वाली दोनों डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के लिए दो डिफरेंट टाइप की स्मॉल सी टेबल्स बनाते हैं हम, और उन टेबल्स में दोनों इक्वेशंस में इन्वॉल्व होने वाले दोनों वेरिएबल्स x और y को पुट करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये होगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में हमसे कहा गया है नाउ सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर ईच ऑफ द टू इक्वेशंस टू फाइंड एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस। अब हम दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को पुट करके दोनों इक्वेशंस के लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के बाद हम उन सॉल्यूशंस को जो हमने टेबल्स पहले बना रखी हैं उन टेबल्स में पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में हमसे क्या कहा गया है, आफ्टर दिस कंसीडरिंग दोज सॉल्यूशंस एज कोऑर्डिनेट्स वी रिप्रेजेंट देम एज पॉइंट इन द ग्राफ एंड ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ऑन ज्वाइनिंग वी गेट टू लाइंस। इसके बाद दोनों इक्वेशंस के लिए प्राप्त होने वाले सॉल्यूशंस को एज अ कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हुए उनको हम ग्राफ पेपर पर एज अ पॉइंट प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। जब कोऑर्डिनेट्स को एज अ पॉइंट हम प्लॉट कर लेंगे तो इसके बाद उन पॉइंट्स को स्केल के थ्रू मिलाने पर हमें दोनों डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस के लिए टू डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइंस प्रोवाइड होंगी, और वही टू डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइंस बेसिकली दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगी। आई थिंक आपको ये तीनों स्टेप बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे।
इन्हीं तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अवेलेबल है यहाँ पर। इट मींस दो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस अवेलेबल हैं। पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0, दूसरी है x - y - 1 = 0। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस के लिए मैंने दो डिफरेंट टाइप की टेबल्स यहाँ बना रखी हैं। टेबल्स में आप चाहें तो जैसे यहाँ पर 3 कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं, 3 कॉलम्स में दोनों टेबल्स के पहले कॉलम में मैंने यहाँ पर पहले कॉलम में दोनों वेरिएबल्स शिफ्ट किए हुए हैं और बाकी के बचे हुए 2 कॉलम्स में मैं सॉल्यूशंस लिखूंगा। आप चाहें तो 3 कॉलम्स बना सकते हैं, 4 कॉलम्स बना सकते हैं, 5 कॉलम्स बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली सॉल्यूशन से ही बनते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स बनाए हैं। अब इसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स x और y की डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को पुट करेंगे और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है और यहाँ पर ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है। पहली इक्वेशन में जब मैंने x के प्लेस पर 0 पुट किया तो सॉल्व करने पर मुझे y की वैल्यू 4 प्रोवाइड हुई। सिमिलरली इसी तरह से इसी पहली इक्वेशन में जब मैंने x के प्लेस पर 6 पुट किया तो मुझे सॉल्व करने पर y की वैल्यू 0 प्रोवाइड हुई। इट मींस इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, इस पहली इक्वेशन के लिए मुझे 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो गए। पहला सॉल्यूशन होगा 0,4 और दूसरा सॉल्यूशन होगा 6,0। ठीक इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी अलग अलग x और y की वैल्यूज को रख करके मैंने यहाँ पर सॉल्यूशंस को निकालने का, फाइंड आउट करने का प्रयास किया हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले इस दूसरी इक्वेशन में मैंने x के प्लेस पर जब 0 रखा तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू मुझे -1 प्रोवाइड हुई। इसी प्रकार से अगेन इसी इक्वेशन में जब मैंने y के प्लेस पर 0 रखा तो सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू 1 प्रोवाइड हुई। इट मींस इस इक्वेशन के लिए भी 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो गए। पहला सॉल्यूशन होगा 0, -1 और दूसरा सॉल्यूशन होगा 1,0। अब इन सॉल्यूशंस को हम अपनी दोनों डिफरेंट टाइप की टेबल्स में लिखते हैं। पहली टेबल में हमने पहली इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को कुछ इस प्रकार से लिखा 0,4, 6,0 और दूसरी टेबल में हमने दूसरी इक्वेशंस के सॉल्यूशन को लिखा 0, -1, 1,0। अब ये सॉल्यूशंस बेसिकली कोऑर्डिनेट्स का वर्क करेंगे। सॉल्यूशंस कोऑर्डिनेट्स का वर्क किस तरह से करते हैं इस बात को समझने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशंस हमेशा x, y के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक पेयर होता है और कोऑर्डिनेट्स भी x, y की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली जो सॉल्यूशंस निकले हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस निकले हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,4, 6,0 और सेकंड इक्वेशन के लिए 0, -1, 1,0। ये बेसिकली अब कोऑर्डिनेट्स की तरह वर्क करेंगे। 0,4 x1 y1 का वर्क करेगा, 6,0 x2 y2 का वर्क करेगा पहली इक्वेशन के लिए, और दूसरी इक्वेशन के लिए 0, -1 x1 y1 का वर्क करेगा और 1,0 x2 y2 का वर्क करेंगे। अब इन x1 y1 x2 y2 को हम इस ग्राफ पेपर पर इजीली एज अ पॉइंट की तरह प्लॉट करेंगे। अगर 0,4 की बात की जाएगी तो 0,4 को जब हम प्लॉट करेंगे तो 0,4 कुछ इस तरह से यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा। और 6,0 की प्लॉट करने की बात कही जाएगी तो 6,0 कुछ इस तरह से यहां पर जाकर के प्लॉट होगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम स्केल के थ्रू कंबाइन करने का प्रयास करेंगे, ज्वाइन कराने का प्रयास करेंगे, तो हमें बेसिकली इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पहली इक्वेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दर्शा रही है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y - 12 = 0। ये पहली इक्वेशन 2x + 3y - 12 = 0 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें एक स्ट्रेट लाइन ही प्रोवाइड हुई है। सिमिलरली जब हम 0, -1 को प्लॉट करेंगे तो 0, -1 कुछ इस तरह से यहां पे आएगा। 0, -1 की पोजीशन कुछ इस तरह से यहां पर होगी और 1,0 की पोजीशन कुछ इस तरह से यहां पर होगी, यहां पर कुछ इस तरह से होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो मिलाने पर इस इक्वेशन के लिए भी हमें एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सेकंड इक्वेशन x - y - 1 = 0। ये दूसरी इक्वेशन x - y - 1 = 0 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमें एक स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड हो रही है। तो देखा आपने किस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के थ्रू
रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफ की फॉर्म में दोनों इक्वेशंस के लिए हमें दो डिफरेंट टाइप की लाइंस प्रोवाइड हुई हैं। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारी L1 लाइन के नाम से जानी जाएगी और ये वाली जो लाइन है ये L2 लाइन के नाम से जानी जाएगी। L1 और L2 बेसिकली एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस यूनिक या इस कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये जो डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, इन वैल्यूज को हम सॉल्यूशंस कहते हैं। आप चाहें तो और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का एक तरीका था। आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ टू लाइंस की। इट मींस जब ग्राफ पेपर पर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशंस में दोनों इक्वेशंस के लिए हमें दो लाइंस प्रोवाइड होंगी। उन दोनों लाइंस के बीच में कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं, यानी उन दोनों इक्वेशंस के थ्रू प्रोवाइड होने वाली दोनों लाइंस आपस में किस किस तरह से अरेंज हो सकती हैं ग्राफ पेपर पर, इस बारे में अब हम बातचीत करेंगे। तो जब भी मैं लाइंस के अरेंजमेंट की बात करता हूं या लाइंस के नेचर की बात करता हूं या फिर लाइंस के बीच की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। आपके अनुसार अगर 4-5 हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज समझ आती हैं। उन तीनों पॉसिबिलिटीज में पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो हो सकता है कि वो दोनों लाइंस, पहली लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइंस किसी एक यूनिक या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। आप देख रहे होंगे ये रही पहली लाइन, ये L1 लाइन रही, ये रही पहली लाइन L1, ठीक है, और ये रही दूसरी लाइन L2। इस L1 और L2 ने एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। इट मींस ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है। यहां पर दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इस यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक यूनिक या पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस, चाहे बात की जाए L1 लाइन की या फिर बात की जाए L2 लाइन की, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है L1 लाइन और L2 लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ये एक पैरेलल लाइन का केस हो गया। लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं। एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस, चाहे बात की जाए L1 लाइन की या फिर बात की जाए L2 लाइन की, दोनों लाइंस ने एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया हो। इट मीन्स एक लाइन ने दूसरे लाइन को पूरी तरह से ढक लिया हो। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती है, ढक लेती है, तो उसे हम ओवरलैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। और मैथमेटिक्स में इस ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस के केस को हम कोइंसिडेंट लाइन का केस भी कह देते हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चाहे बात की जाए इस L1 लाइन की या फिर बात की जाए इस L2 लाइन की, दोनों लाइंस ने एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया हो या फिर एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे L1 और L2 दोनों लाइंस ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है पूरी तरह से। इट मीन्स ये कोइंसिडेंट का लाइन का केस हुआ। तो मेरे हिसाब से 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो वो लाइंस एक दूसरे को किसी एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आपके अनुसार अगर कोई हो तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। अब ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ लाइंस हमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड होते हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर या कॉमन पॉइंट पर, तब उस कंडीशन में हमेशा हमें एक यूनिक सॉल्यूशन या फिर सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या फिर कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होता है वो एक यूनिक सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो पक्का उन दोनों लाइंस का के लिए हमें सिर्फ एक कॉमन सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उस कंडीशन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए एक भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होंगे। इट मींस पैरेलल लाइन का केस एक नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। क्यों होता है इसका रीजन अभी आगे बताऊंगा। जब दोनों लाइंस एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करके अरेंज हुई होंगी, इट मींस कोइंसिडेंट लाइन के केस में दोनों लाइंस के लिए हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं।
चाहे बात की जाए L1 की या फिर L2 की बात की जाए, दोनों इक्वेशंस के लिए, दोनों लाइंस के लिए हमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। इट मींस कोइंसिडेंट लाइन के केस में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड होते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के लिए। अब ये सॉल्यूशंस कैसे प्रोवाइड होते हैं इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। जब लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक यूनिक या पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस यूनिक या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेरिएबल्स x और y की जो वैल्यू होगी वो एक कॉमन वैल्यू होगी, वो इस L1 लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी और L2 लाइन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी। इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो एक सॉल्यूशन होगा ये एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, और किसी भी पॉइंट पर आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें वो या तो सिर्फ L1 को सेटिस्फाई करेगा या तो सिर्फ L2 को सेटिस्फाई करेगा। यही वो कॉमन पॉइंट है जिसमें x और y की जो वैल्यू होगी वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, L1 और L2 दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इसीलिए इस पॉइंट पर हमें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन वाला केस है। अगर पैरेलल लाइन से केस की बात करें तो पैरेलल लाइन से केस में एक भी कॉमन पॉइंट हमें प्रोवाइड नहीं होगा। इस L1 लाइन पर किसी भी पॉइंट को आप ले वो सिर्फ L1 को सेटिस्फाई करेगा, और इस L2 लाइन पर आप किसी भी पॉइंट को ले वो सिर्फ L2 को सेटिस्फाई करेगा। दोनों के बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब दोनों के बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन की कल्पना करना हमारी मूर्खता कही जाएगी। इट मींस पैरेलल लाइन से केस में हमें एक भी कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होता। इट मींस इसे हम नो सॉल्यूशन वाला केस कह देते हैं। अब अगर कोइंसिडेंट लाइन के केस की बात करें तो भैया यहाँ पर तो L1 और L2 दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर रखा है। इट मींस हर वो पॉइंट जो L1 पर लाई करेगा वो L2 पर भी लाई करेगा, हर वो पॉइंट जो L2 पर लाई करेगा वो L1 पर भी लाई करेगा। इस केस में आप किसी भी पॉइंट पर वेरिएबल x और y की वैल्यू लें, वो वैल्यू एक कॉमन वैल्यू की तरह कंसीडर की जाएगी, चूंकि पॉइंट कॉमन है। आप इस पॉइंट पर चाहे लें, चाहे इस पॉइंट पर लें, चाहे इस पॉइंट पर लें, चाहे इस पॉइंट पर लें, पॉइंट कॉमन है तो किसी भी पॉइंट पर वेरिएबल्स x और y की कोई भी वैल्यू लें, कोई भी सॉल्यूशन लें, वो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो इस कोइंसिडेंट लाइन के केस में हमेशा हमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड होते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब ये तो था ग्राफिकल मेथड के थ्रू लाइंस के नेचर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस के नेचर को या सॉल्यूशंस के टाइप को बताने का तरीका। ये ग्राफिकल मेथड के थ्रू था, जब आपने लाइंस को देख करके ग्राफ पेपर में या कार्टेशियन प्लेन में दोनों लाइंस की क्या सिचुएशन है, क्या नेचर है, उसको देख करके आपने इजीली बता दिया। लेकिन क्या और कोई अल्टरनेट मेथड नहीं है? इट मींस जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना प्रोवाइड किया गया हो तब क्या आप दोनों लाइंस के नेचर को या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के सॉल्यूशन के नेचर को बता सकते हैं या नहीं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी बताया जा सकता है, और इसका एक अल्टरनेट मेथड होता है जिसे हम लोग एल्जेब्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू भी हम लाइंस के नेचर और सॉल्यूशंस के नेचर दोनों को बता सकते हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू लाइंस के नेचर या फिर सॉल्यूशंस के नेचर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हमें दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के रेशियो को कंपेयर करना होता है और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को कंपेयर करना होता है। हम दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट के रेशियो और कांस्टेंट टर्म के रेशियो को कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस के थ्रू प्रोवाइड होने वाली लाइंस के नेचर को और दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन को नेचर को इजीली बता सकते हैं। आप हमेशा याद रखें, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तब उस कंडीशन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन ही प्रोवाइड होगा। यहां पर बताया था ना आपको मैंने कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये सब क्या है? ये सब क्या? a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x कहे जाते हैं, b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ y कहे जाते हैं, और जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा तब उस केस में हमेशा हमें एक यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ये पहली कंडीशन हुई। आप a1/a2 और b1/b2 के रेशियो को कंपेयर करें, अगर वो इक्वल नहीं आता है तो इस कंडीशन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। और यूनिक सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड है तो डेफिनेटली हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रोवाइड होती थी। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइंस का नेचर क्या होता था? लाइंस एक दूसरे को एक पर्टिकुलर या एक कॉमन पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होती थी। इसलिए इस कंडीशन पर हमें कैसी लाइन प्रोवाइड होंगी? सॉल्यूशन यूनिक प्रोवाइड होगा। और लाइंस का नेचर क्या होगा? लाइंस कैसी होंगी? लाइंस बेटा इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग्स होंगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब a1/a2
B1/B2 और C1/C2 तीनों आपस में इक्वल होंगे, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तब उस कंडीशन में हमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के लिए। तब और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में हमेशा लाइंस कैसी होती थी, हमेशा कोइंसिडेंट लाइन होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस होती थी। ये कोइंसिडेंट लाइंस का केस हुआ करता था। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक। अब जब A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल होगा, बट B1/B2 का रेशियो C1/C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, तब उस कंडीशन में इट मींस व्हेन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होगा, तब उस कंडीशन में हमें हमेशा नो सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के लिए। और नो सॉल्यूशन के केस में हमेशा लाइंस कैसी होती थी, पैरेलल होती थी। अभी अभी मैंने आपको बताया नो सॉल्यूशन के लाइन के केस में हमेशा लाइंस कैसी होती थी, हमेशा पैरेलल लाइंस होती थी। ये मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, लेक्चर को बैक करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी थी। तो ये एल्जेब्रिक मेथड था लाइंस के नेचर और सॉल्यूशंस के नेचर को फाइंड आउट करने का। एल्जेब्रिक मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स और उन इक्वेशंस में अवेलेबल कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके लाइंस का नेचर और सॉल्यूशंस का नेचर बताते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बेसिकली इस मेथड में भी इन दो स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले स्टेप में हमसे कहा गया है सॉल्व आइदर ऑफ टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को पिक करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके किसी एक वेरिएबल की, चाहे आप x की वैल्यू को y के टर्म्स में फाइंड आउट करें या फिर y की वैल्यू को x के टर्म्स में फाइंड आउट करें, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या कहा गया है, नाउ पुट द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द सेकेंड इक्वेशन एंड सॉल्व इट। The values of x and y will be obtained one by one। अब जो वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपने दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट किया हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने पर वन बाई वन आपको x और y की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने यहां पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने का प्रयास किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0। दूसरी इक्वेशन है x - y - 1 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में से मैंने पहली इक्वेशन 2x + 3y - 12 = 0 को यहाँ से लिया और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को y के टर्म्स में फाइंड आउट किया। आप देख सकते हैं x की वैल्यू मैंने यहाँ पर x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू x की मिली है, इस वैल्यू को अपनी सेकेंड इक्वेशन जो x - y - 1 = 0 है, इसमें x के प्लेस पर पुट कर दिया, ठीक है। x के प्लेस पर पुट करने के बाद हमने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने पर एट लास्ट हमें y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू सॉल्व करने पर हमें 2 प्रोवाइड हुई। बहुत इजी मेथड है। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने पर y की वैल्यू 2 प्रोवाइड हुई। अब इस y की वैल्यू को हम इस वाले टर्म्स में, ये जो टर्म हमने निकाला था, इस टर्म में अगेन पुट कर देंगे तो हमें इजीली सॉल्व करने पर x की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी और सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें 3 मिली। तो ये एक बेसिक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके थ्रू आप किसी भी दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक कीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड आउट कीजिए, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए। दूसरी इक्वेशन में रख कर सॉल्व करेंगे तो आपको 1 by 1 x और y की वैल्यूज प्रोवाइड हो जाएंगी।
आई होप आपको इतनी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड के बारे में, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि किस वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में से हमें एलिमिनेट करना है। जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए दोनों इक्वेशंस में किसी न किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का बराबर हो जाता है। आफ्टर दिस सॉल्व करने पर हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड हो जाती है, और उस प्रोवाइड हुई वैल्यू को जब किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक इसी बात को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0 और दूसरी इक्वेशन है x - y - 1 = 0। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में x को एलिमिनेट किया हुआ है। x को एलिमिनेट करना है तो पहले दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर पहली इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन, नई इक्वेशन ये बनी 2x + 3y - 12 = 0। ये तो सेम रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इक्वेशन में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन चेंज हो गई, ये हो गई 2x - 2y - 2 = 0। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर एट लास्ट y की वैल्यू हमें सॉल्व करने पर कितनी प्रोवाइड हुई बेटा? 2 प्रोवाइड हुई। अब इस y की वैल्यू को हमने अपनी किसी भी एक इक्वेशन में रखा, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे सेकंड में रखें। मैंने यहां पर इस y की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में रखा हुआ है। ठीक है, जब सेकंड इक्वेशन में रख करके y की वैल्यू 2 सॉल्व किया इसे, तो x की वैल्यू हमें एट लास्ट कितनी प्रोवाइड हुई? x की वैल्यू हमें एट लास्ट 3 प्रोवाइड हुई। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इस तरह से हम इजीली x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा, एक बात आपने नोटिस की, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमें x की वैल्यू 3 प्रोवाइड हुई थी, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर भी x की वैल्यू 3 प्रोवाइड हुई। y की वैल्यू हमें वहां पर 2 प्रोवाइड हुई थी और यहां पर भी 2 प्रोवाइड हुई। तो मेथड बदल रहा है बेटा, बट सॉल्यूशंस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, सॉल्यूशंस तो वही रहेंगे ना। आप चाहे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप एल्जेब्रिक मेथड, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, सॉल्यूशन कभी नहीं बदलता, सॉल्व करने का तरीका बदलता है, मेथड बदलता है। तो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेथड के बारे में, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में भी आपको कुछ इस फॉर्मेट का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा। अब हम सबसे पहले सभी वेरिएबल्स और 1 को कुछ इस तरह से अरेंज करते हुए सभी कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को भी कुछ इस तरह से अरेंज करने का प्रयास करते हैं। आफ्टर दिस जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनका कराते हैं तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक यूनिक फॉर्मूला प्रोवाइड होता है, और वो कुछ इस प्रकार से है, x = b1c2 - b2c1 अपॉन b2a1 - b1a2। ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद y की वैल्यू को फाइंड आउट करने का भी हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला प्रोवाइड होता है, और वो कुछ इस तरह से है, y = c1a2 - c2a1 अपॉन b2a1 - b1a2। x और y की वैल्यूज को इन दोनों फॉर्मूलाज में रखकर इजीली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी इक्वेशन को, उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को बार बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0, दूसरी है x - y - 1 = 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने x का फॉर्मूला यूज किया है, x वाला अपना फॉर्मूला यूज किया है, जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट किया, और पुट करने के बाद एट लास्ट हमें जो टर्म प्रोवाइड हुआ वो ये कुछ इस तरह से प्रोवाइड हुआ, x = -15 अपॉन -5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें
कितनी प्रोवाइड होगी बेटा, x की वैल्यू सॉल्व करने पर 3 प्रोवाइड होगी। इसी प्रकार y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने y वाला फॉर्मूला यूज किया जो कुछ इस प्रकार से है। सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व करने पर एट लास्ट हमें कुछ इस तरह का ये टर्म प्रोवाइड हुआ। और जब इसको सॉल्व करेंगे y इक्वल्स -10/-5 को, तो y की वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड होगी, y की वैल्यू सॉल्व करने पर हमें 2 प्रोवाइड होगी। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू भी हमने इन दोनों डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज x और y के फॉर्मूलाज को यूज करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। x इक्वल 3, y इक्वल 2 यहाँ भी हमें प्रोवाइड हुआ है। तो आज की क्लास में बेटा हमने बेसिकली सॉल्विंग मेथड्स को डिस्कस किया, 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सभी मेथड्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। किसी भी मेथड को समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करने का प्रयास करें, मैं उसको और बेहतर ढंग से अगली क्लास में समझाने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर वर्क किया है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे रिफ्रेशर्स के क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग बुक्स के NCERT भी हमें कवर करना है। बट इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब आप इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो आप 95-99% प्रॉब्लम आपकी इसी लेक्चर को अटेंड करने के बाद से ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप एक बार पूरे लेक्चर को देखें, एक बार पूरी क्लास को देखें, आपको सारी चीज़ें, सारे कंसेप्चुअल अप्रोच समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।